So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we are doing chapter 12 introduction of 3D geometry class 11th maths NCERT. So in previous video already it was introduction part 1 or today some further topic we will discuss or you can say it is introduction part 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इन लास्ट वीडियो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑक्टेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑक्टेंट्स, ठीक है, बाय यूजिंग द 2D कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 2D कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ऑक्टेंट को कैसे फाइंड करते हैं। लेट इट इज़, ये आपका 2D कोऑर्डिनेट है एक्स ओ एक्स डैश। इसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो हमने कहाँ पर एंड किया था, ठीक है। तो एक्स ओ एक्स डैश एंड सेकेंड इज वाई ओ वाई डैश। तो ये तो हमें पता है, हमने यहाँ पर 2D प्लेन पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपने पढ़ा है यहाँ पर 2D और यू कैन से 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इसको हम 2D प्लेन बोलते हैं। तो सॉरी 2D एक्सेस हमारा यहाँ पर है, 2 डायमेंशन एक्स और वाई के बीच में हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट के एड्रेस को फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स डैश का मतलब निगेटिव साइन, ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है सेकंड में। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर निगेटिव, तो निगेटिव साइन, ठीक है। नाउ इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट वाई डैश एंड एक्स पॉजिटिव वाई डैश निगेटिव, यानी कि प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पर थे, कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं एक्स और वाई के। अब हम जब बात करते हैं स्टूडेंट 3D की, तो 3D में एक आपका और एक्सेस इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पर, दैट इज उसको हम बोलते हैं जेड एक्सेस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जेड ले लूँ तो कुछ इस तरीके का, यानी कि इस तरीके से अगर हम ले लें तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जेड ओ जेड डैश, ठीक है, कुछ इस तरीके का। यानी कि अब हम यहाँ पर जब हम 2D में बात करते हैं तो केवल एक्स वाई की बात करते हैं, और जब 3D की बात होती है तो हम जेड को भी इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट। तो कोऑर्डिनेट आपको जो मिलते हैं, और आपको पता है कल एक फिगर की हेल्प से मैंने आपको 3D शेप की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टोटल 8 ऑक्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट के साइन क्या क्या होते हैं, ये सारा आप इसके लिए आप फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को आप चेक कर सकते हैं इन रितिका मैथमेटिक्स क्लास में, ठीक है। वहाँ बहुत इजी वे में हमने ऑक्टेंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या था, देखिए फर्स्ट में ये दोनों पॉजिटिव प्लस प्लस एंड प्लस, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्लस प्लस एंड प्लस। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, देखिए जो हम ऑक्टेंट में यानी कि 3D ज्योमेट्री में जो हम अपने कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करते हैं स्टूडेंट, उसको हम कुछ इस तरीके से एक्स ओ वाई जेड, यानी कि इस तरीके से हम अपने कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं। तीनों पॉजिटिव है तो एक्स ओ वाई जेड, ओ यानी कि हॉरिजॉन पॉइंट भी यहाँ पर इंक्लूड होता है, ठीक है। नाउ सेकंड ऑक्टेंट में क्या हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव और जेड भी आपका पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर हम फर्स्ट 4, देखिए मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट्स की हेल्प से आपको ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने बताए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्स वाई के सब साइन सेम चलती हैं यहाँ पर अप टू 8 ऑक्टेंट तक। एक्स वाई आपके सेम साइन में रहेगा। जेड का क्या होता है आपका, जेड आपके फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, एंड नेक्स्ट जो 4 ऑक्टेंट आपके बैक साइड के होते हैं वहाँ पर जेड अपना निगेटिव होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका निगेटिव, देखिए माइनस प्लस और जेड भी यहाँ पर प्लस होगा। अब इसको डिनोट करते हैं एक्स डैश ओ वाई जेड, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है तो एक्स डैश। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सॉरी ऑक्टेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब निगेटिव यानी कि एक्स ओ डैश वाई डैश और जेड, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक्स वाई पॉजिटिव निगेटिव और जेड यहाँ पर 4, यानी कि अप टू 4th ऑक्टेंट तक हमारा जेड पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया एक्स ओ वाई डैश एंड जेड पॉजिटिव। नाउ कम टू द 5th ऑक्टेंट। अब 5th ऑक्टेंट में साइन सेम वापस रिपीट होने लगेंगे, प्लस प्लस, लेकिन जेड आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई और जेड डैश। देखिए अभी तक जेड पॉजिटिव था, अब यहाँ पर निगेटिव जेड डैश हो गया, ठीक है। 6 क्वाड्रेंट 6 ऑक्टेंट, अब 6 ऑक्टेंट में ये वाला हो जाएगा, यानी कि सेकंड का सेम चलेगा पर जेड निगेटिव, ठीक है। तो माइनस प्लस एंड माइनस, दैट इज ये हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई एंड जेड डैश। नाउ 6 एंड 7th ऑक्टेंट, अब 7th वाला थर्ड का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस एंड माइनस, दैट इज एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश। नाउ 8th ऑक्टेंट, 8th ऑक्टेंट पे हम इसको करेंगे, सॉरी 8th ऑक्टेंट हमारा 4th की तरह होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, बस पॉजिटिव का निगेटिव, जेड वाला जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, और ये हो गया एक्स ओ वाई डैश एंड जेड डैश, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्टेंट होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए कितना इजी होता है 2D की हेल्प से ऑक्टेंट को फाइंड करना, ठीक है। नाउ अब टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, दैट इज वो हमारा रहेगा आज एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरी चीज़ है आपका अब देखिए कल हमने ऑक्टेंट तक तो बात कर ली स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब आज आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं देखिए एक्स वाई प्लेन को यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई एंड जेड प्लेन है, यानी कि एक्स वाई एंड जेड, और ये हमारा होता है ओ पॉइंट, ठीक है। और अगर हम इनको जैसे एक्स को मैं इधर प्रोसीड करूँगी, आगे को एक्सटेंड कर लिया जाएगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स डैश मिलेगा। y का इधर को अगर इसको एक्सटेंड करेंगे इट इज y डैश, एंड z इधर को हमें मिलता है z डैश, ठीक है। तो ये हमारा एक 3D यहाँ पर प्लेन होता है स्टूडेंट। अब देखिए 3D प्लेन में अब दूसरी बात जो यहाँ पर हमें समझने वाली है, कोई पॉइंट अगर स्पेस में एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन हमारी होती है, यहाँ पर प्लेन्स हमारे डिवाइड होते हैं, आपको पता है 3 प्लेन हमारे होते हैं, एक तो एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ये 3 प्लेन हमारे यहाँ पर बनते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 3D जो हमारा जो हमारा 3D प्लेन होता है उसमें ये 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई वाला प्लेन, इसमें इसके नेगेटिव भी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। और वाई जेड एंड जेड एक्स 3 टाइप्स के प्लेन हमारे यहाँ पर रहते हैं। नाउ अब देखिए कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस एग्जैक्ट एक्सिस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो उसके लिए अब हम देखिए अगर कोई पॉइंट लेट यहाँ पर P1 में एज्यूम कर लो स्टूडेंट, तो P1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस केस में, 3D के केस में एक्स, देखिए एग्जैक्ट एक्स ओ एक्स डैश के ऊपर अगर लाई करता है तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए अब y और z तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, y और z कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो ओनली x, 0 0, ठीक है। तो अगर अब आपका P1 पॉइंट अगर एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x 0 0, जब आपका पॉइंट एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर लाई करता है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ y के ऊपर, अब y वाले में क्या हो जाएगा, देखिए अब अगर आपका पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो लाइक P2 पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर जो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसकी पॉइंट x भी 0 y रहेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर ओनली y कोऑर्डिनेट है, और z भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब अगर आपका कोई पॉइंट लेट P3 मैंने एज्यूम कर लिया जो z एक्सिस के ऊपर आपका है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट 0 0 एंड z हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉइंट आपका एग्जैक्ट आपके एक्सेस के ऊपर लाई करता है तो उसको छोड़ के बाकी सभी दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अदर 2 कोऑर्डिनेट वहाँ पर 0 0 हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक तो बात ये थी। नाउ अब थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखिए y कोऑर्डिनेट, अब देखिए एक्स वाई को अगर हम एक्स वाई प्लेन पे बात करते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर, ये तो फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने आपको फिगर के ऐसे बताया है अभी। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या होता है, सेकंड पॉइंट सॉरी फर्स्ट पॉइंट आपका मैंने ये बता दिया कि अगर कोई भी पॉइंट आपका एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट उसको छोड़ के बाकी क्या हो जाते हैं, अदर कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर 0 0 हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ वो आपके वो प्लेन को लेकर के है, ठीक है। कि जैसे पॉइंट इन
पॉइंट इन, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट एक्स जेड प्लेन की, पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, इज इन एक्स जेड प्लेन। अगर मैं एक्स जेड प्लेन की बात करूं तो, या जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर इस प्लेन की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट होता है 0। इस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर एक्स जेड प्लेन पे कोई पॉइंट लाई करता है, ठीक है, एक्स जेड प्लेन पे कोई पॉइंट लाई, जैसे अभी अब देखिए ये एक अलग केस है, ये तो एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है। जैसे कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो वाई जेड 0, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो एक्स और जेड 0, और अगर जेड एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो एक्स वाई दोनों क्या हो जाएंगे 0, और केवल एक्स जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर रहता है। अब अगर हम प्लेन में चलें, ठीक है, अब आपको पता है कि 3 प्लेन हमारे पास, 3 प्लेन यहाँ पर बनते हैं 3D ज्योमेट्री में। जब हम स्पेस पे बात करते हैं तो कोई पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, ऐसे आप एक्स वाई ले सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम यहाँ से एक्स जेड या जेड एक्सिस को एक्स जेड ही लिख लेते हैं, चलिए। तो अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है स्टूडेंट, तो वहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, ठीक है। पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन देन वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। पहली बात, अगर आपका पॉइंट है, पॉइंट इज इन एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन पे है देन कौन 0 हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। और अगर आपका पॉइंट है, इफ पॉइंट इज इन वाई जेड प्लेन, अब तो आपको आईडी गैस कर ही लिया होगा आपने कौन 0 हो जाएगा, वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो ये आपकी सेकंड थिंग थी यहाँ पर जो आपके लिए यूजफुल है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब देखिए कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। नाउ चलिए अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर प्लेन बना लेते हैं, अगेन मैं यहाँ पर 3D प्लेन को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये है एक्स ओ एक्स डैश, ये आपके समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस तरीके से बना रही हूँ, सॉरी इसको हम वाई लेते हैं ना, एनसीईआरटी ने आपके वाई लिया है, वाई ओ वाई डैश, ये है आपका जेड ओ जेड डैश, और ये जो इस तरीके से होगा ये प्लेन आपका होता है एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके 3 प्लेन है। लेट कोई पॉइंट अगर मैं यहाँ पर एज्यूम कर लूँ तो प्लेन को भी हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए प्लेन को भी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 3D एक्सिस पे लेट कोई मेरा यहाँ पर प्लेन इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये हमने इस 3D एक्सिस पे, आपको समझने के लिए बस काफ़ी है। देखिए ये हमारी एक 3D एक्सिस है और यहाँ पर मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट, और लेट यहाँ पर एक कोई पॉइंट है हमारा जो स्पेस पे है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल ही चुका है कि जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम स्पेस की बात करते हैं स्टूडेंट। तो लेट कोई ए पॉइंट यहाँ पर है जो ये स्पेस में हमारा है, ठीक है। तो और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है। अब ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, ये इसको आप ध्यान दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब यानी कि जब कोई पॉइंट हमारा ए यहाँ पर क्या है स्पेस में अगर लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड हैं तो ये एक्स से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स को आप क्या बोलोगे, एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई जेड प्लेन, यानी कि वाई जेड प्लेन से जो हम परपेंडिकुलर, ठीक है, वाई जेड प्लेन से ये हमारा वाई ओ वाई डैश
और वाई जेड प्लेन मतलब जो वाई ओ वाई डैश और जेड डैश के बीच का जो प्लेन है, ये दोनों को लेके जो हमारा प्लेन बन रहा है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी स्टूडेंट, वो हमारे एक्स पॉइंट को या एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगी, ठीक है। और वाई क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी सेम तरीके से आप समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम y पॉइंट की बात हो रही तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, ठीक है, एक्स जेड प्लेन। और z क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम z की बात हो रही है तो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यानी कि तो ये हमारे, अगर कहने का मीन्स है, अगर इस फिगर को थोड़ा सा इसको हम और करेक्ट करते हैं यहाँ पर, ताकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट मैंने, ठीक है, प्लेन को हम अभी ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। लेट ये देखिए ए पॉइंट मैंने यहाँ पर स्पेस पे एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके का प्लेन हमारा यहाँ पर मिलेगा। मुझे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर चाहिए जो एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों से लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का प्लेन है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस प्लेन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि एक्स वाई, एक्स एक्सिस ये हो गया, ठीक है, वाई ये हो गया, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों को डिनोट करता है, ठीक है। यानी कि 3D एक्सिस से एक प्लेन से अगर हम इस ए की पोजीशन को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलती है। और यहाँ पर एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट होंगे, और एक्स वाई जेड क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक था यहाँ पर। नाउ अब जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एक्सरसाइज 12.2 एंड 12.3 के लिए यूजफुल होंगे स्टूडेंट, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, यानी कि आप एक्सरसाइज 12.2 का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट भी यहीं पर आपको कवर करवा देती हूँ, ठीक है। अभी तक जो हमने बातें करी थी वो आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट था 12.1 के लिए। नाउ 12.2 में जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा वो आपका है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। पहली आप ये यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये तो आपने पढ़ा है, आपने 2D में पढ़ा है। अगर कोई दो पॉइंट ए और बी हैं, ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट। और अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, चलिए x1 y1 और ये आपको x2 y2 अगर ये आपको पता है तो आप एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 2D के लिए पढ़ा है, ठीक है। तो अभी बात हम करते हैं 2D में, और 2D से ही मैं यहाँ पर 3D में आऊँगी, ठीक है। अगर कोई दो पॉइंट ए और बी हैं और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, डी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो 2D में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट। अब अगर यही बात हम 3D में करें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए पॉइंट अगर हम सेम यही पॉइंट होंगे, दो पॉइंट्स होंगे, बट अब 3D की बात है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो जाएंगे, x1 y1 z1, यानी कि a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 एंड z2, ठीक है। 3D की बात हो रही है तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन a टू b अब क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीके से इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर आपका z एक्सिस भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D प्लेन और इन 3D ज्योमेट्री, ठीक है। इन 3D ज्योमेट्री में जब आप ए और बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो आपके पास z भी इंक्लूड हो जाता है और ये हमारा 3D का डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब
कोलिनियरिटी को भी यहाँ पर, तो ये तो आपका एक पॉइंट है जो आपका 12.2 में यहाँ पर यूज होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत काफ़ी शॉर्ट साइज चैप्टर है आपका, बहुत ज़्यादा इसमें इंट्रोडक्शन नहीं बनता है, ठीक है। बस कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी इस चैप्टर को लेकर के। नाउ जो सेकंड चीज़ आपकी आएगी स्टूडेंट, वो आपकी आती है यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन देखिए, सेकंड एक्सरसाइज यानी कि 12.2 में आपको केवल डिस्टेंस फॉर्मूले का आपका यूज होना है। 12.3 में आप यहाँ पर देखेंगे, अब 12.3 में जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला को लेकर। एक्चुअली ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब फॉर्म में नहीं आपको देखना है, केवल बस आपको फॉर्मूले को यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूले हमने दो तरीके से पढ़े थे। अब एक तो है आपका इंटरनल डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे इंटरनल डिवाइड को, ठीक है। आपने पढ़ा था इंटरनल डिवाइड क्या है, उसको भी देख लीजिए। इंटरनल डिवाइड की बात हो रही है। इंटरनल डिवाइड में क्या है, आपने कुछ इस तरीके का पढ़ा था जब हमने 2 पॉइंट्स की जब 2D में बात करी थी। तो PQ मैंने 2 पॉइंट लिए थे, इनके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y2 और ये है x2 और y2। इंटरनल डिवाइड यानी कि कोई एक पॉइंट अगर मैं इसको R ले लूँ और इसके कोऑर्डिनेट xy ले लूँ स्टूडेंट, तो इंटरनल डिवाइड में ये m और n के रेशियो में क्या होता है, इंटरनली डिवाइड होता है। इंटरनली यानी कि PQ के मिड में, ठीक है। PQ के बीच में कहीं पर ये R पॉइंट होगा जो इस PQ लाइन को m और n यानी कि ठीक है m और n के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इंटरनल डिवाइड कहते हैं, क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है लाइन का वो आपका इंटरनली हो रहा है। आर पॉइंट आपका कहीं लाइन के बीच में कहीं पर भी होगा। तो इस केस में जब आपने फॉर्मूले पढ़े थे, अब हमारे पास एक्स और वाई हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने होती हैं इस पॉइंट के, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था, एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, mx2 प्लस nx1 अपॉन ये हो जाता है आपका m प्लस n, ठीक है। 2D में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। y क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं स्टूडेंट। अब अगर 3D की बात करूँ मैं, तो 3D में क्या हो जाएगा, यही चीज़ आपने, ये तो 2D की मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। नाउ 3D में इंटरनल डिवीजन किस तरीके का होगा, सेम PQ पॉइंट्स ले लीजिए, P एंड Q पॉइंट्स, ये R पॉइंट्स है। अब 3D की बात हो रही है तो Z यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि P के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2, ठीक है, y2 और z2, और R हमें x y एंड z। अभी मैं यहाँ पर इंटरनल डिवाइड की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, और डिवीजन हमारा m और n के रेशियो में ही रहता है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ आपका एज इट इज होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पी आर अपॉन पी क्यू ये हमारा m अपॉन m के रेशियो में होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरनल डिवाइड है, आर आपका कहीं भी लाइन के इंटरनली कहीं पर डिवाइड कर रहा होगा लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब आप इसके तरीके से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। नाउ z कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर हमारा निकल के आएगा, ठीक है। तो m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। तो आप वैल्यूज पुट करके अगर इनको सब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो ये आपको ये r के यानी कि जो इंटरनल डिवीजन कर रहा है जो पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इंटरनल डिवाइड की बात। अब यहाँ पर हम 3D में देख लेते हैं एक्सटर्नल। अच्छा, इंटरनल डिवाइड, अब इंटरनल डिवाइड पे भी मिड पॉइंट्स भी यहाँ पर होते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर तो ये R पॉइंट इस PQ लाइन को M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इक्वल डिवाइड नहीं हो रहा है, M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। M और N यहाँ पर कुछ भी हो सकती है वैल्यूज, ठीक है। अब अगर सेम चीज़ को हम क्या ले लें, अगर इक्वल डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम मिड पॉइंट मान लेंगे। यानी कि अब हम यहाँ पर अगर इसी फॉर्मूले से मैं आपको मिड पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस वाले 3D के केस के लिए। अब देखिए लाइन आपकी सेम PQ पॉइंट्स यहाँ पर वापस ले लेते हैं।
अब आर जो है, ये आर पॉइंट जो है वो इसको 1 और 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, यानी कि आर जो हमारा पॉइंट है वो पी क्यू को बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि पी आर और पी क्यू क्या है, बराबर रेशियो में है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पर आर को मिड पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट ले लीजिए x1 y1 z1। पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 कॉमा x1 कॉमा y1 कॉमा z1। आर क्या हो जाएगा, x कॉमा y कॉमा z एंड q इज x2 कॉमा y2 एंड z2। तो आर हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम यस यहाँ पर क्या करना है, एम और एन अब क्या हो चुके हैं, 1 1 हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। आर हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट बन गया, इसलिए मिड पॉइंट डिवीजन होता है हमारा, ठीक है। यानी कि आर ने इस पी क्यू लाइन को बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट किया हुआ है, ठीक है। यानी कि पी आर और पी क्यू दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, एम और एन की जगह बस 1 1 पुट कर दीजिए स्टूडेंट। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यानी कि आर का एक्स कोऑर्डिनेट हमें ये फाइंड करना होता है, ठीक है। जिस पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया होता है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम की जगह 1 रख दीजिए, तो हमें मिलेगा x2 प्लस x1 अपॉन देखिए क्या हो जाएगा, m प्लस एन 1 1 है तो 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही y क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2 एंड z इज इक्वल टू z2 प्लस z1 अपॉन 2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए, ठीक है। तो बहुत इजी सी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब सेक्शन फॉर्मूले पे बात करते हैं जब एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइड को भी थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले पे इंटरनल डिवाइड और इंटरनल डिवाइड का मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने दोनों देख लिया है कि जब कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है एम और एन के रेशियो में, और जब आर पॉइंट सेम आर पॉइंट अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है तो 1 1 का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन या इसको आप एक्सटर्नल डिवाइड बोले तो ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवाइड इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइड। अब एक्सटर्नल डिवाइड में क्या होगा स्टूडेंट हमारा, देखिए पी क्यू लाइन होगी सेम उसी तरीके से, ये आपने पढ़ा हुआ था 2D में भी आपने पढ़ा था। पी क्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, पी क्यू सॉरी पॉइंट एक लाइन के एक्सटर्नल, यानी कि आर पॉइंट कहीं लाइन को कहीं बाहर से कट कर रहा होगा, ठीक है। एम और एन के रेशियो में, तो इसका मतलब ये रेशियो क्या हो जाएगा एम, और ये यहाँ से यहाँ तक देखिए तो पी आर जो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन, और क्यू आर सॉरी क्यू से आर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर रहा होगा एन, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इंटरनल डिवाइड में आपने क्या देखा था कि ये पी क्यू पॉइंट को, पी क्यू लाइन को आर क्या कर रहा था, इंटरनली कहीं पर डिवाइड कर रहा था एम और एन के रेशियो में। एक्सटर्नल डिवाइड में क्या हो जाएगा, पी क्यू लाइन को आर पॉइंट सेम वही आर पॉइंट मैंने लिया, वो कहीं एक्सटर्नल यानी कि कहीं बाहर से डिवाइड कर रहा होगा, कितने रेशियो में, एम और एन के रेशियो में। यानी कि पी और आर ये एम हो जाएगा, क्यू और आर ये हो जाएगा एन, ठीक है। तो सेम वही बनेगा पी आर अपॉन क्यू आर, ये हो जाता है एम अपॉन एन, ठीक है। पी आर अपॉन क्यू आर एम अपॉन एन हो जाएगा। नाउ अब इसमें फॉर्मूला हमारा क्या बन के आता है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, ये हमें फाइंड करने होते हैं। इसको आप ले लीजिए x2 y2 z2 एंड p इज x1 y1 z1, ठीक है। तो 2D के केस में आपको याद होगा माइनस का यूज हो जाता है केवल, ठीक है। जैसे इंटरनल में आप प्लस साइन का यूज करते हैं, एक्सटर्नल में साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसमें हम x कोऑर्डिनेट ऑफ rx निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ इस पॉइंट के जो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो m x2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस एन। अब यहाँ पर केवल आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ आर वाई, तो m y2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस एन, एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका m z2
माइनस एन Z1 अपॉन M माइनस एन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एक्सटर्नल डिवाइड। नाउ ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये आपको समझ में यहाँ पर आ चुका होगा। अब दूसरी चीज है, आर हमारा, आर की पोजीशन डिपेंड करती है, आर पॉइंट हमारा लेफ्ट होगा या राइट होगा। ठीक है, ये आर पॉइंट हमारा यहाँ राइट होगा या लेफ्ट की तरफ होगा। एक्सटर्नल तो देखिए यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ डिवाइड है और इधर को हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड। अब आर की पोजीशन कौन सेट करेगा ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपका एक इम्पोर्टेंट सी यहाँ पर स्टेटमेंट रहता है कि पोजीशन ऑफ आर पॉइंट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आर हमेशा आपका राइट में ही हो, लेफ्ट में भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ आर पॉइंट डिपेंड्स ऑन एम एंड एन। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, ये एम और एन की वैल्यू के ऊपर। आपको एम और एन क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा वो आपको देखना है स्टूडेंट। क्या देखना है, इफ एम अगर आपका ग्रेटर देन एन है, जैसे यहाँ पर एम बड़ा है एन छोटा है, तो इस कंडीशन में आर आपका कहाँ रहेगा, राइट साइड पर। आर आपका रहेगा राइट साइड की तरफ। ठीक है, और अगर इफ m इज लेस देन n, देन r आपका कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, r आपका लेफ्ट साइड में। अगर ये m स्मॉल है n की वैल्यू से, ठीक है, m छोटा है n की वैल्यू से, तो r आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि p की तरफ से इधर को आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपका बस, तो आपका यही तक इंट्रोडक्शन पार्ट था। नाउ तो आई होप कि इंट्रोडक्शन के टॉपिक आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे स्टूडेंट। Now in next video we will solve the exercise question of chapter 12. So till then, bye and take care students.